हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीए पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 7 की कुछ बीबीए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इतना ही क्वेश्चन की तैयारी करके जाते हैं तो एग्जाम में 100% आप इसी से देख सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके 4 या 5 क्वेश्चन एग्जाम में लिखना होता है ना, इसी से आएगा, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे उसका आंसर भी हम सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे, किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। तो हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 7 का हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि अफीम युद्धों के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना करें, यानी अफीम युद्ध के कारण और प्रभाव दोनों के बारे में आपको बताना है। तो जो हम आंसर लिखेंगे, सबसे पहले हम 4 से 5 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं ना, तो इंट्रोडक्शन से अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जैसे 3 से 4 नंबर आपको इंट्रोडक्शन पे ही मिल जाएंगे। कम भी मार्क्स मिलेगा तो 2 से 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। और जो भी आंसर लिखेंगे उसको टॉपिक वाइज लिखेंगे ताकि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। तो अफीम युद्ध के बारे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। तो जैसे कि यूरोप के व्यापारी अपने व्यापार के सिलसिले में पूरी दुनिया घूमते थे। इंग्लैंड के व्यापारी विदेशों में व्यापार करने के मामले में सबसे आगे थे। इसी दौरान वह चीन भी पहुंचे। चीन में इंग्लैंड के व्यापारियों के द्वारा व्यापार करना आसान नहीं था। उन पर कठोर प्रतिबंध लगे हुए थे। जिस तरह से भारत में वो आए और किस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने अपना पांव पसारा, ठीक उसी प्रकार से। लेकिन यूरोपीय व्यापारी चीन में बाजार का परित्याग किसी सूरत पर भी नहीं करना चाहते थे। इंग्लैंड का व्यापारिक संगठन ईस्ट इंडिया कंपनी किसी तरह से चीन में अपना पांव पसारना चाहते थे। इधर चीनी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को अपने देश पे खत्म करना चाहती थी, अपने देश से खत्म करना चाहते थे। इस वजह से चीन और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य युद्ध हुए, जिसे अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये इंट्रोडक्शन हुआ। अब जो भी पूछ रहा है, जैसे हमसे कारण पूछ रहा है अफीम युद्ध के कारण क्या थे और प्रभाव क्या हुए, तो आंसर में हम लिखेंगे जैसे कि यहाँ देखिए, अफीम युद्ध के कारण निम्नलिखित है, ठीक है। तो इसका हम टॉपिक बनाएंगे, जैसे कि क्योतो की प्रथा 1 नंबर टॉपिक। और क्योतो की प्रथा क्या थी, व्यापारिक विषमता, व्यापारिक संतुलन बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रयास। और 3 नंबर कारण है इसका राज्य क्षेत्रातीत अधिकार। और जो भी ये पॉइंट है ना, 5 या 4 पॉइंट, इन सभी के बारे में हमें 5 से 7 लाइन में लिखना है, ठीक है। 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करना है। तो हम लिखेंगे कहाँ से, तो इसका आंसर हम अपलोड कर देंगे, या टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे हो तो टेलीग्राम पे हम इसका आंसर दे देंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद में अफीम युद्ध के परिणाम क्या हुए, इसका तो परिणाम 1 नंबर में है कि ब्रिटेन को लाभ, यानी कि इससे युद्ध से ब्रिटेन को लाभ मिला, क्योंकि वह वहां रहना चाहती थी, व्यापार करना चाहती थी, वो व्यापार कर पाई। उसके बाद में चीन में साम्राज्यवाद का विस्तार होने लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइपिंग विद्रोह के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना करें। तो सबसे पहले हमें ताइपिंग विद्रोह के बारे में इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद कारण और प्रभाव को बताना है। तो चीन में कमजोर पड़ती केंद्रीय शासन और देश में बढ़ती बेरोजगार, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, आर्थिक समस्या जैसे समस्याओं ने चीन की जनता में असंतोष की भावना बढ़ा दिया। साथ ही चीन में विदेशी शक्तियों का बढ़ता प्रभाव देखकर चीन के जनता में असंतोष उभरने लगी। किसी भी हालत में चीन की सत्ता और देश की स्थिति में बदलाव चाहने लगे। लोगों की ये भावना धीरे धीरे चीन में एक विद्रोह में बदलने की भावना प्रबल होने लगी, तब्दील हो गई। यह भावना एक दिन विद्रोह में बदल गई। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह कहा जाता है, ठीक है। अब ताइपिंग विद्रोह के कारण हमें बताना है, फिर प्रभाव बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे, जो भी आंसर लिखेंगे हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। जैसे ताइपिंग विद्रोह के निम्नलिखित कारण थे। 1 नंबर कारण है, चीन में विद्रोह की परंपरा चली आ रही थी वर्षों से। जब 5 से 7 लाइन इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि चीन में विद्रोह की परंपरा क्या थी, ठीक है। उसी प्रकार से मंचू शासकों की दुर्बलता। 3 नंबर पॉइंट है आंतरिक अव्यवस्था। और 4था नंबर पॉइंट है सामाजिक एवं आर्थिक असंतोष। तो सभी के बारे में आपको 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में हमें आता है ताइपिंग विद्रोह के परिणाम निम्नलिखित है। कौन कौन से परिणाम हुए, तो फर्स्ट में है कि नानकिंग पर अधिकार हो गया। दूसरा नंबर में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। तीसरा नंबर पॉइंट है स्त्रियों की दशा में बदलाव हुआ। और चौथा नंबर पॉइंट है कर पद्धति का जन्म हुआ, ठीक है, जो कर यानी टैक्स पद्धति का जन्म हुआ। उसके बाद में कि 5 से 7 लाइन में आपको इन सभी पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1904-5 ईस्वी के रूस जापान युद्ध के कारणों की विवेचना करें। सिर्फ इसमें आपको कारण बताना है रूस जापान युद्ध का। तो आंसर में देखेंगे आप इंट्रोडक्शन। सबसे पहले रूस की 20वीं शताब्दी के आरंभ में एशिया का एक शक्ति संपन्न देश समझा जाता था, ठीक है। रूस भी इंग्लैंड और फ्रांस की तरह साम्राज्यवाद नीति का अनुगमन करने में लगा था।
दूसरी ओर जापान भी अपनी शक्ति वृद्धि कर चीन में साम्राज्य वृद्धि के लिए प्रयत्नशील था। चीन को लेकर रूस एवं जापान के साम्राज्यवादी और सैन्यवादी कार्यों तथा उद्देश्यों में तनाव होना स्वाभाविक था। अतः दोनों 1904-5 में युद्ध हो गया दोनों में, ठीक है। जैसे कि दोनों चाहती थी कि मेरा अधिक अधिकार हो, माने वर्चस्व जो हो मेरा कायम हो, उस प्रकार से। तो रूस और जापान के मध्य युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। तो कौन कौन से कारण थे? तो फर्स्ट नंबर है एक में कि रूस का चीन में हस्तक्षेप और मंचूरिया का प्रश्न। दूसरा नंबर पॉइंट है रूस से बदला लेने की भावना। तीसरा नंबर पॉइंट है रूस के प्रभाव को समाप्त करना और मित्र की खोज। चौथा नंबर पॉइंट है बक्सर का विद्रोह। ये बक्सर का विद्रोह चीन का है बल्कि भारत का नहीं है, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट है आंग्ल जापान संधि। तो इस प्रकार से हमें सभी पॉइंट्स के बारे में 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करनी है। किस प्रकार से एक्सप्लेन करनी है वो आपको आंसर में पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की क्या भूमिका थी? द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का शामिल होने के कारणों की विवेचना करें। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में जापान क्या भूमिका निभाया और उसके शामिल होने के क्या कारण थे, क्यों वो द्वितीय विश्व युद्ध में आया। तो द्वितीय विश्व युद्ध आंसर में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको इंट्रो में द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में जापान तटस्थ राष्ट्र था, लेकिन कुछ समय बाद ही वह इस महायुद्ध में शामिल हो गया। जापान द्वारा इस महायुद्ध में शामिल होने के अनेक कारण थे जो निम्नलिखित है। जो एक नंबर कारण था जापान का अमेरिका तथा रूस से मतभेद था उस समय। उसका दूसरा नंबर पॉइंट है रोम बर्लिन टोक्यो दूरी से संधि। तीसरा नंबर है जापान की साम्राज्यवादी नीति। चौथा नंबर पॉइंट है जापान का आंतरिक व्यवस्था। और 5वां नंबर पॉइंट है जापान और इंग्लैंड में मतभेद। सभी के बारे में आपको 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चीन जापान युद्ध के कारणों और परिणामों की विवेचना करें। वहां हम रूस जापान देखे थे, यहाँ चीन जापान युद्ध के कारण और परिणाम के बारे में बताना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम बताएंगे कि चीन का जापान के साथ युद्ध का प्रमुख कारण कोरिया प्रश्नों के लेकर था। 1894 से 95 के दौरान चीन और जापान के मध्य कोरिया पर प्रशासनिक तथा सैनिक नियंत्रण को लेकर लड़ा गया था। कोरिया चीन के पूर्व में तथा चीन जापान के मध्य में स्थित था और उसमें दोनों से घनिष्ठ संबंध थे। कोरिया पर चीन का नियंत्रण नहीं था, यह नाम मात्र के लिए चीन के अधीन था। जापान ने कोरिया को नियंत्रण में लाने के लिए 1869 और 1870 और 1876 ईस्वी में वहां शिष्टमंडल भेजे थे। दोनों में समझौता हो गया। 3 कोरियाई बंदरगाहों को जापान के लिए खोल दिया गया, जिसका विरोध चीन ने किया था। अंत में 1895 में कोरिया और जापान में समझौते हो गए। इसके कारण चीन और जापान में मतभेद बढ़ गया। उसके बाद में हमारा पॉइंट है चीन जापान युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। कौन कौन से कारण थे? तो फर्स्ट नंबर है कि कोरिया की स्थिति। दूसरा नंबर पॉइंट है कि जापानी हस्तक्षेप। तीसरा नंबर पॉइंट है जापान का कोरिया की स्वतंत्रता को मान्यता देना। और चौथा नंबर पॉइंट है कोरिया में आंतरिक विद्रोह। 5वां नंबर तत्कालिक कारण क्या था? तो सभी के बारे में हमें 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करना है कारण के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमें इसे परिणाम क्या हुआ इसका। तो चीन जापान युद्ध के परिणाम और महत्व निम्नलिखित है। तो कौन कौन से हैं? तो एक नंबर में जापान के प्रभाव में वृद्धि हुआ। दूसरा नंबर पॉइंट है चीन का पतन हो गया। तीसरा नंबर पॉइंट है यूरोपीय देश में हलचल। और चौथा नंबर पॉइंट है कि आंग्ल जापान संधि हुई। और सभी के बारे में हमें 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जापान में मेजी पुनर्स्थापना के कारणों एवं महत्वों की विवेचना करें। अब मेजी पुनर्स्थापना के बारे में समझते हैं, उसके बाद हमें कारण और महत्व बताना है, ठीक है। तो मेजी पुनर्स्थापना 19वीं सदी में जापान में घटित एक घटनाक्रम था, जिससे जापान में राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिस जापान में तेजी से आर्थिक, औद्योगिक तथा सैन्य विकास की ओर बढ़ने लगा। इन क्रांति द्वारा सैद्धांतिक रूप से सम्राट की सत्ता को पुनः स्थापित किया गया तथा नए सम्राट ने मेजी की उपाधि धारण की थी। जापान में मेजी पुनर्स्थापना के निम्नलिखित कारण थे। कौन कौन से थे? तो एक नंबर में है जापान की सामंतों में असंतोष था। दूसरा नंबर पॉइंट है व्यापारिक वर्ग का प्रादुर्भाव। तीसरा नंबर पॉइंट है किसानों में असंतोष। चौथा नंबर पॉइंट है
सामुराइयों का विरोध, और 5वां नंबर पॉइंट है शोगुन का विरोध। इस प्रकार से सभी पॉइंट्स के बारे में आपको 5 से 7 लाइन एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 1911 की चीनी क्रांति के परिणाम और महत्व का परीक्षण करो। चीनी क्रांति का परिणाम या महत्व क्या हुआ? तो चीन की 1911 की क्रांति के फलस्वरूप चीन के अंतिम राजवंश चिंग राजवंश की समाप्ति हुई और चीनी गणतंत्र बना। यह एक बहुत बड़ी घटना थी। मंचू लोगों का शासन चीन पर पिछले 300 वर्षों से चला रहा था, जिसका अंत हो गया। 20वीं शताब्दी में चीन एशिया का प्रथम देश था जहां गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई थी। इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जापान में साम्राज्यवाद के उत्थान और पतन के कारणों का वर्णन करें। यानी जापान में साम्राज्यवाद का उदय कैसे हुआ और इसका पतन भी कैसे हुआ, यानी क्यों हुआ, इस प्रकार से बताना। तो जापानी साम्राज्यवाद का उदय हमें इंट्रोडक्शन सबसे पहले देना है। इंट्रो में लिखेंगे 1894-95 में के चीन जापान युद्ध में जापानी विजय से जापानी साम्राज्यवाद का अभ्युदय रेखांकित किया जा सकता है। 1902 की आंग्ल जापान संधि तथा 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में जापान की भूतपूर्व विजय से इसे जबरदस्त बल मिला। 1910 ईस्वी तक जापान ने कोरिया पर कब्जा जमा लिया और निकट भविष्य में ही पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई प्रदेश को जीतने का स्वप्न देखने लगा। प्रशांत क्षेत्र में जापान की सामुद्रिक शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। इससे घबराकर अमेरिका ने अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के साथ मिलकर 1925 ईस्वी में वाशिंगटन सम्मेलन के प्रावधान में उसकी सामुद्रिक शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इस प्रकार से हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान के खुलने से आप क्या समझते हैं? जापान का द्वार कैसे खुला? विवेचना कीजिए। खुलने का मतलब है कि विदेशियों के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमें विदेशियों के लिए समझना है, विदेशियों के लिए, ठीक। तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। तो 1853 में संयुक्त राज्य अमेरिका से कमोडोर पेरी और उसके ब्लैक शिप्स के आगमन ने जापान के इतिहास की दिशा बदल दी। इस घटना ने टोकुगावा शोगुनेट के अंत की शुरुआत को चिन्हित किया, जिसने 250 वर्षों से अधिक समय तक जापान पर शासन किया। शोगुनेट को 1868 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था, जब साम्राज्यवादी विद्रोहियों ने इसकी सेनाओं को हरा दिया और सम्राट को सत्ता बहाल कर दी। आंतरिक और बाह्य कारणों के कारण शोगुनेट का पतन हुआ और मेजी युग की स्थापना हुई, जिसने जापान में आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के एक नए युग की शुरुआत की, ठीक है। जापान के द्वार निम्न प्रकार से खुला, विदेशियों के लिए निम्न प्रकार से जापान का द्वार खुला, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो एक नंबर पॉइंट है कि अमेरिकियों का आगमन, दूसरा नंबर पॉइंट है कानागावा की संधि, तीसरा नंबर पॉइंट है हैरिस की संधि और चौथा नंबर पॉइंट है पश्चिमी विचारों को अपनाना। तो इस प्रकार से हमें सभी के बारे में 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जापान ने 1932 में मंचूरिया पर आक्रमण क्यों किया? विवेचना कीजिए या मंचूरिया के संकट के कारणों और महत्वों का परीक्षण करो। यानी मंचूरिया के बारे में, तो मंचूरिया के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे मुकडेन नामक स्थान पर 15,000 जापानी सैनिक रहते थे। उस स्थान में 15 सितंबर 1931 की रात को एक रहस्यमयी घटना घट गई। वहां पर उस तिथि को एक जोड़ों का विस्फोट हुआ और विस्फोटों उपरांत यानी विस्फोट के बाद कुछ गोलियां भी चली। इस घटना के कुछ दिन पूर्व से ही जापानी सैनिक युद्ध का अभ्यास कर रहे थे, जिस क्रम में राइफल और मशीन गन से बहुत सी गोलियां चलाई गई थी। इस प्रकार से हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आप आंसर में देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा है चीन में 1949 की क्रांति की सफलता में कम्युनिस्ट पार्टी का भूमिका का वर्णन करें या चीन में कम्युनिस्ट आंदोलन के विकास की विवेचना करें। तो कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम यानी इंट्रोडक्शन लिखेंगे। चीनी कम्युनिस्ट क्रांति एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति थी, जिसकी परिणति 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के साथ हुई। पिछली शताब्दी में चीन की पश्चिमी साम्राज्यवाद जापानी साम्राज्यवाद के परिणाम स्वरूप बढ़ती सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा और किंग राजवंश का पतन चक्रीय अकाल और दमनकारी जमींदारी व्यवस्था ने ग्रामीण किसानों के बड़े हिस्से को गरीबी और राजनीति के रूप में वंचित कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसके कम्युनिस्ट पार्टी के उदय किस प्रकार से हुआ और समझाना है हमको। ठीक है, नेक्स्ट में आपको है कि डॉक्टर सन्यात सेन के प्रमुख सुधारों की विवेचना करें। डॉक्टर सन्यात सेन का प्रमुख सुधार, तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि डॉक्टर सन्यात सेन की आधुनिक चीन का निर्माता कहा जाता है। सन्यात सेन ने चीन के वंशवाद को उखाड़ फेंक कर जनवादी शासन की स्थापना किया। सन्यात सेन ने चीन की निरंकुश सरकार के विरुद्ध विद्रोह का प्रचार किया था। वे ऐसे क्रांतिकारी थे जो जापान, हनोई, यूरोप, इंग्लैंड आदि में भी घूम घूम कर चीन के निरंकुश शासन के विरोध में बगावत का झंडा बुलंद किए हुए थे। उन्हें चीन में वही स्थान प्राप्त है जो भारत में महात्मा गांधी को है। इस प्रकार से हमें एक्सप्लेन करना है सन्यात सेन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है माओ त्से तुंग की जीवनी और उनके उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो उनकी जीवनी और उपलब्धि कौन कौन से, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करना है। तो इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे कि विश्व भर में बहुत लोग माओ को एक विवादास्पद व्यक्ति मानते थे, परंतु चीन में वे महान क्रांतिकारी, राजनीतिक रणनीतिकार, सैनिक पुरोधा एवं देश रक्षक माने जाते हैं। चीनियों के अनुसार माओ ने अपनी नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक विकास के जरिए चीन को विश्व के प्रमुख यानी विश्व में प्रमुख शक्ति के रूप में खड़ा करने में मुख्य भूमिका निभाई। तो वे कवि, दार्शनिक, दूरदर्शी, महान प्रशासक के रूप में गिने जाते हैं। इस प्रकार से हमें नेक्स्ट एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंकाई शेख की जीवनी एवं इनकी उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो चंकाई शेख का जन्म 31 अक्टूबर 1887 ईस्वी को एक छोटे शहर चीकू में हुआ था। मतलब जीवनी का मतलब ये होता है कि उनके जन्म वगैरह के बारे में एक्सप्लेन करना है शुरू से। मतलब वह चीनी व्यापारियों के पुत्र थे और फिनिक्स पर्वत के पारंपरिक स्कूल में पढ़ते थे। बाद में वे अन्य स्कूलों में चले गए। 1906 में उन्होंने चीन के उत्तर में स्थित बोर्डिंग के सैन्य अकादमी में सेना का अध्ययन किया। इस अकादमी में उनके पास जापानी मूल के सैन्य परीक्षण थे। यह एक परिणाम के रूप में लाया गया कि कुछ समय बाद 1907 में उसे अपने सैन्य परीक्षण के साथ जारी रखने के लिए जापान आना पड़ा। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जापान की भूमिका का वर्णन करें या एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जापान के उभरने के कारणों पर प्रकाश डालिए। किस प्रकार से जापान का अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भूमिका था या एक शक्तिशाली राष्ट्र किस प्रकार से जापान बना, इसके बारे में बताना। तो जैसे हम लिख सकते हैं इसमें कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जापान के शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने के कारण निम्नलिखित है, जैसे कि राजनीतिक परिवर्तन किस प्रकार से हुआ जापान में, पूर्ण शस्त्रीकरण की मांग, आर्थिक प्रगति, वैदेशिक संबंध, इस प्रकार से सभी के बारे में 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करना है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बक्सर विद्रोह के कारणों और परिणामों के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो बक्सर का विद्रोह मतलब ये भारतीय बक्सर का विद्रोह नहीं था, ठीक है, ये चीनी बक्सर का विद्रोह था। चीनी बक्सर के विद्रोह के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक,